प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 15 हमारा पर्यावरण परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों, ये जो प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारा लेसन जो है 15 है हमारा पर्यावरण। आइए हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट तथा अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थों में अंतर बताओ, प्रत्येक के उचित उदाहरण दो। देखिए, इसका उत्तर हो सकता है, हम जानते हैं कि जैव निम्नीकरण अपशिष्ट क्या होते हैं और अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं। देखिए, जैव निम्नीकरण पदार्थ वे होते हैं जिन्हें हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। ये पदार्थ जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं और इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे गोबर हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, कागज हो गया, सूती कपड़ा हो गया, ये सभी जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है। इसके बाद अजैव निम्नीकरण पदार्थ वे होते हैं जिन्हें हानि रहित पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। ये पदार्थ जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, डीडीटी हो गया, डिटर्जेंट हो गए, टिन हो गया, कांच की बोतल हो गई। ये पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम कई वर्षों तक भी जो है हानिरहित पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। हम जानते हैं कि परितंत्र में जो है कई प्रकार के घटक होते हैं। उनमें उपभोक्ता है, उत्पादक है, अपमार्जक हैं, आहार श्रृंखला में पाए जाते हैं सब। और मेन रूप से परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, उसका आंसर ये होगा कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपमार्जक कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव मृत पौधों और जंतु अथवा उनके अपशिष्टों को अपघटित करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं, जिससे ये पदार्थ वापस मिट्टी में चले जाते हैं, जिनका पौधे अवशेष करते हैं तथा पौधों को जंतु खाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जीव मृत पौधों और जंतुओं की पर्यावरण से सफाई कर देते हैं, अतः उन्हें अपमार्जक कहते हैं। ये परितंत्र में जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का चक्रण करते हैं। इनका ये महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रकार परितंत्र क्या में अपमार्जक क्या करते हैं कि अपशिष्टों को अपघटित करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं, जिससे पर्यावरण हमारा साफ रहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा, आहार श्रृंखला क्या है, एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दें। आहार श्रृंखला जीवों में आहार करने की एक श्रृंखला व्यवस्था आहार श्रृंखला कहलाती है। स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण क्या हो सकता है। हरे पौधे को कीट खाता है, कीट को मेंढक, मेंढक को सर्प खाता है और सर्प को बाज खाता है। ये एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण है। यहाँ पे अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं। मान लीजिए हरे पौधे हो गए, हरे पौधे को टिड्डा खाया, टिड्डा को चिड़िया खा गई, चिड़िया को सर्प खा गया और सर्प को बाज खा गया। ये भी आहार श्रृंखला हो सकती है। ऊर्जा का 10% नियम क्या है। चौथा है हमारा, ऊर्जा का 10% नियम क्या है। इसका उत्तर है, ऊर्जा के 10% नियम के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की केवल 10% मात्रा ही जाती है। अन्य मात्रा पूर्व पोषी स्तर की जैव क्रियाओं में उपयोग हो जाती है। जैसे देखा हमने, या हम देखते हैं, जैसे हमें सूर्य से ऊर्जा मिली, किसी पौधे में 1000 जूल ऊर्जा है, ये प्रथम पोषी स्तर होगा। दूसरा पोषी स्तर इसको जो है पौधे को खरगोश खाता है, तो उसमें 1000 जूल जो ऊर्जा पौधे में थी उसका केवल 10% मतलब 100 जूल ऊर्जा ही खरगोश में पहुंचती है। उसके बाद में खरगोश को कुत्ता खा गया कोई, तो उसमें खरगोश की 10% ऊर्जा ही पहुंच गई। ठीक है। उसके बाद कुत्ते को कोई टाइगर खा गया या शेर खा गया, ठीक है, उसके बाद 10% ऊर्जा जो है कुत्ते में थी 10 जूल, उसकी 1 जूल ऊर्जा ही अन्य स्तर में पहुंचती है। ये पूरा ऊर्जा का 10% नियम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा, जैव आवर्धन से आप क्या समझते हो। जैव आवर्धन से आप क्या समझते हो। देखो बच्चों, इसका उत्तर है हमारा, खाद्य श्रृंखला में एक पोषी अवस्था से दूसरी पोषी अवस्था में जाते हुए किसी रासायनिक पदार्थ या तत्व, जैसे कि पीड़कनाशी हो गए हमारा डीडीटी वगैरह, एवं रेडियो सक्रिय वस्तुएं एवं भारी धातुएं हो गई, इनकी सांद्रता में वृद्धि
होती जाती है। यही जैव आवर्धन कहलाता है। और इनकी सांद्रता में सर्वाधिक मात्रा मनुष्य में सर्वाधिक होती है। ठीक है, इनकी मात्रा मनुष्य में सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। छठा, यदि किसी खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर के जीव को हटा दिया जाए तो अन्य पोषी स्तर पर क्या प्रभाव होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसका उत्तर होगा, यदि किसी आहार श्रृंखला में से किसी भी एक पोषी स्तर को हटा दिया जाता है तो अन्य बाद वाले स्तरों पर भी प्रभाव पड़ता है तथा उसके पूर्व वाले स्तरों पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि यदि नीचे दी गई आहार श्रृंखला में तीसरे स्तर पर मेंढक है तो मेंढक को मार देने पर सांप को भोजन नहीं मिलने से वह मर जाएगा। उसके बाद क्या होगा? बाज को भोजन नहीं मिलने से वह मर जाएगा। अगर मेंढक मर गया तो टिड्डों को मेंढक नहीं खा पाएंगे, इससे टिड्डों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जिससे वे घास को समाप्त कर देंगे और घास नहीं बचेगी लास्ट में, तो अंततः टिड्डे भी मर जाएंगे। ठीक है, मतलब कि एक पोषी स्तर के अगर किसी एक भी जीव को हटा दिया जाता है तो उससे पूर्व वाले व उससे बाद वाले सभी पोषी स्तरों पर प्रभाव पड़ता है। अन्य सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम। सातवां क्वेश्चन हमारा सुपोषण, यूट्रोफिकेशन से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये इसका उत्तर है, जल स्रोतों में अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषण DDT अपमार्जक के कारण जलीय पौधों एवं शैवालों की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण जल स्रोतों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसे ही सुपोषण कहते हैं। तो के बाद आठवां क्वेश्चन है, ओजोन परत क्या है? ओजोन परत के अपक्षरण के क्या कारण हैं? ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल का रक्षात्मक आवरण है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। ओजोन परत की मोटाई में तीव्रता से हो रही गिरावट ओजोन परत अपक्षरण कहलाती है। इसके अपक्षरण के प्रमुख कारण निम्न हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC कहते हैं, ये रसायन ओजोन परत की मोटाई को कम करने का प्रमुख कारण है। यह मुख्य रूप से अग्निशामक यंत्र, रेफ्रिजरेटर, AC मतलब शीतलन करने वाली चीज़ों से निकलते हैं और हमारी ओजोन परत की मोटाई में कमी करते हैं। नवा क्वेश्चन हम देखते हैं, पराबैंगनी विकिरण के क्या प्रभाव हैं? देखिए, उत्तर, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण के निम्न प्रभाव होते हैं। पहला हो सकता है त्वचा कैंसर उत्पन्न करती हैं ये। दूसरा, मोतियाबिंद उत्पन्न करते हैं। तीसरा, लाभदायक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। चौथा, हमारे इम्यून सिस्टम यानी ये प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रभाव डालते हैं, मतलब ये हमें रोगों से ग्रसित कर सकती हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, CFC एवं UNEP का पूरा नाम लिखिए। CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि शीतलन में काम आती है और ओजोन परत का क्षरण करती है। UNEP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन द्वारा एनवायरनमेंट संरक्षण के लिए चलाया गया। इसके बाद हम 11वां देखते हैं, ऊर्जा पिरामिड का चित्र बनाइए। ऊर्जा पिरामिड देखिए दोस्तों कैसा होता है बच्चों। ऊर्जा पिरामिड का जो है, इसमें प्राथमिक उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता है, तीसरा प्राथमिक मांसभक्षी, तीसरा शीर्ष मांसभक्षी। इसमें ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ, या ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशीय ऊपर की तरफ ही होता है। जितनी प्राथमिक या उत्पादक के पास या प्रथम पोषी स्तर के पास ऊर्जा होती है, उसका केवल 10% ही अगले पोषी स्तर में जाता है। ठीक है, इसके बाद है 12वां क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता में से किसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? उत्तर, ऊर्जा के 10% के नियम के अनुसार द्वितीयक उपभोक्ता को ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि यह उत्पादक के पास स्थित होते हैं। क्योंकि ऊर्जा के 10% के नियम के अनुसार उच्च पोषी स्तर में पूर्व वाले पोषी स्तर में उपस्थित ऊर्जा का केवल 10% ही जाता है, तो उच्चतम स्तर तक पहुँचते पहुँचते ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में
सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए, इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हुआ 1987 में, उन्होंने सबने अनुमति बनाई है, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन का स्तर है वह 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए, इसे बढ़ने ना दिया जाए, इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। 14वां है हमारा क्वेश्चन, ओजोन का निर्माण किस प्रकार होता है? इसका उत्तर है वायुमंडल में उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन का निर्माण होता है। सर्वप्रथम क्या होता है, उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन यानी O3 बनाते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 2 दिखा रखे हैं। O2 से पराबैंगनी किरणों से क्रिया होती है, उससे ऑक्सीजन का जो है परमाणु बनता है पहले तो, उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु O2 अणु से क्रिया करके O3 ओजोन का निर्माण करते हैं। उसके बाद 15वां क्वेश्चन हमारा, घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला, जंगल की खाद्य श्रृंखला या तालाब की खाद्य श्रृंखला बनाई। देखिए जो घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला हो सकती है हमारे, घास है, घास को टिड्डे खाते हैं, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। यहाँ पर जो है अन्य भी हो सकती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए घास है, ठीक है, घास है, घास को टिड्डे ने खा के कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ने खाया, कीड़े मकोड़े को फिर मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया, तो यहाँ पे ये भी हो सकती है। इसके बाद में तालाब की खाद्य श्रृंखला, तालाब में शैवाल होते हैं, उन्हें जलीय पिस्सू खाते हैं, उन्हें छोटी मछली खाती है, उसके बाद बड़ी मछली खाती है, उसके बाद बगुला खा लेता है। जंगल की खाद्य श्रृंखला 3 स्तर की हो सकती है, घास है, घास को हिरण खाता है, हिरण को सीधा शेर खाता है। तो बच्चों ये 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे क्लास 10th के लिए। आशा करते हैं आपको ये इनको याद करेंगे और एग्ज़ाम में जो